थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले साउंड का पता होना चाहिए कि क्या है। साउंड हम डिफ़ाइन करते हैं कि जब कोई इलास्टिक मीडियम, जो कि इलास्टिक मीडियम में एयर आ जाता है, जब एयर में कोई भी वाइब्रेशन होती है, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उससे एक साउंड बनता है जो कि हमें सुनाई देता है। साउंड हमेशा साउंड को मीडियम चाहिए होता है फॉर इट्स ट्रांसमिशन एंड कैन नॉट क्रॉस अ वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता तो ये ट्रैवल ही नहीं कर सकता और वैक्यूम में हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है। वेव लेंथ क्या होती है? जब दो क्लोजेस्ट जो पॉइंट्स होते हैं, जब वेव बनती है, जैसे साउंड की वेव बनती है ना, वेव्स, तो दो वेव्स के दरमियान जो क्लोजेस्ट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है ना। और वो दो पॉइंट्स होने चाहिए जो एट अ टाइम सेम जो मोशन है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पार्टिकल जो है तो वो एक कंप्लीट साइकिल पूरी करता है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम द पार्टिकल अंडरगोज अ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितनी साइकिल्स मुकम्मल की हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वेलोसिटी क्या है? द स्पीड एट विच द वेव मूव्स, कि किस स्पीड से वो वेव उस मीडियम में से गुजरेगी। ठीक है, वो वेलोसिटी है। जैसे हर एक मीडियम की अपनी वेलोसिटी होती है ना। एयर की 344 में है, वाटर की 1410 है, मसल की सबसे ज़्यादा है 1510। ठीक है। फिर क्या है? अपर लिमिट ऑफ हेयरिंग जो है, तो अपर लिमिट ऑफ हेयरिंग इज़ जस्ट ओवर 20K हर्ट्ज़। कहते हैं कि अपर लिमिट हमारी 20K हर्ट्ज़ है। ठीक है ना। और उससे जो है तो कम हमें सुनाई देती हैं साउंड्स। अल्ट्रासाउंड इज़ वेल अबाउ दिस। तो अल्ट्रासाउंड इससे बहुत हाई है 20K हर्ट्ज़ से, इसलिए अल्ट्रासाउंड हमें सुनाई नहीं देता। थेराप्यूटिक फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड की ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए, थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए, वो हैं दो, एक 1 मेगाहर्ट्ज़ और एक है 3 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। ठीक है, और प्रोडक्शन कैसे होती है अब इस अल्ट्रासाउंड मशीन में? 1 मेगाहर्ट्ज़ मशीन है, वाइब्रेटिंग सोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड पूरी करेगी। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये कैसे अचीव होता है? या क्वार्ट्ज या बैरियम टाइट्रेट क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड का जो हेड होता है उसके ऊपर जो है तो एक क्या लगा हुआ होता है? एक क्वार्ट्ज या बैरियम टाइटेनेट क्रिस्टल लगा हुआ होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन का हेड है, इसके ऊपर या क्वार्ट्ज लगा हुआ होता है या बेरियम टाइटेनेट का क्रिस्टल होता है। अब ये क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेट करता है तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाता है इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज आ जाए आपकी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे चेंज आ जाता है कि जब ये मतलब डिफॉर्म हो जाए, किसी चीज़ से ख़राब हो जाए, उसके ऊपर कट लग जाए या होल हो जाए उसके अंदर क्रिस्टल के, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर चेंज आ जाता है पहले के मुकाबले में, तो उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल फिनोमा है जो कि मिनरल क्रिस्टल्स में पाया जाता है। ठीक है, जो मिनरल क्रिस्टल है उसी से अल्ट्रासाउंड का हेड बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन आजकल ये मतलब बना भी सकते हैं, कमर्शियली भी बनाया जा सकता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, द क्रिस्टल ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो ये है अल्ट्रासाउंड का हेड, इसके ऊपर ये क्रिस्टल इसलिए लगाया गया है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें तो वो उसको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि साउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वर टू बी कंप्रेस्ड और डिफॉर्म बाय मैकेनिकल मीन्स, कहते हैं कि अगर मैकेनिकली वो कंप्रेस हो जाए या वो डिफॉर्म हो जाए किसी वजह से, तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस वुड रिजल्ट विद इन द क्रिस्टल, तो उस क्रिस्टल के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस जमा हो जाते हैं। ठीक है ना। कन्वर्सली इफ़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज वर टू बी इम्पोज ऑन द क्रिस्टल, और इसी तरह क्या होता है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिस्टल के ऊपर लगाएंगे, वाइब्रेशन होगी मैकेनिकल डिफॉर्मिटी की जो कि पहले से क्रिएट हो चुकी है। ठीक है ना। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो ख़राब हो गया है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ख़राब हो गए। अब क्या होगा कि जो जहाँ से वो ख़राब हुआ है उसके अंदर चार्जेस जमा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले से उसके अंदर चार्जेस जमा हो गए हैं। अब आपने उसको जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, जो डिफॉर्मिटी के अंदर चार्जेस है वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है ना, वो वाइब्रेट करेंगे और वो वाइब्रेट करेंगे, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको हम कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी करंट ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़ अल्टरनेटिंग इज इम्पोज्ड ऑन पीजो क्रिस्टल। जो पीजो टाइप क्रिस्टल होता है वो लगा हुआ होता है अल्ट्रासाउंड के हेड के ऊपर, उसको हम पीजो क्रिस्टल कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं और साउंड हेड कहते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करना है,
ट्रांसफॉर्म करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर, वाइब्रेशंस के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर, ठीक है। Thus, the electric energy of origin current is transformed into vibratory sound wave, which is ultrasound. ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। तो वो किसने किया, उसको किसने कन्वर्ट किया, जो क्रिस्टल लगा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, वो कन्वर्ट कर रहा है हमारे लिए। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, साउंड ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है इसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। इफ एन इलेक्ट्रोसोनिक बीम traveling through one medium encounters another medium which will not transmit it, कहते हैं अगर कोई ऐसे मीडियम से साउंड वेव गुजरे जो उसे ट्रांसमिट ना कर सकती हो तो फिर क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। एयर विल नॉट ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, सो इन अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट ग्रेट केयर इज टू बी टेकन टू अवॉइड लीविंग एयर बिटवीन द ट्रीटमेंट हेड एंड द पेशेंट। इसी तरह है जो एयर है उसमें से ये पास नहीं कर पाएगी, तो हमने ख्याल रखना है इस बात का कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें तो उस हेड को हम कंटिन्यूसली स्किन के ऊपर ही रखें ताकि कोई एयर बीच में ना आए। सही हो गया। इसी तरह अटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्पेस एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर इज मेजर्ड इन वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताया गया है ना कि कितनी इंटेंसिटी होती है एक ट्रांसड्यूसर की, उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। एज अल्ट्रासोनिक बीम पास थ्रू मीडियम इट्स इंटेंसिटी इज रिड्यूस, तो नॉर्मली जब वो किसी उससे क्रिस्टल से निकल के किसी मीडियम से पास होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है दो तरीक़ों से, एक एब्जॉर्प्शन और एक स्कैटर्डनेस, ठीक है। या एब्जॉर्ब हो जाती है, ये स्कैटर हो जाती है इधर उधर। स्कैटर मतलब जब किसी चीज़ से टकरा के जो ऑब्स्टिकल आ जाए और वो पूरी जगह पे फैल जाए, इधर उधर ज़ाया हो जाए। अटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, दिस टू फैक्टर्स रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक बीम, और इन दोनों चीज़ों की वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। सो दैट एट सर्टेन डेप्थ बिलो द सरफेस द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक हैज़ बीन रिड्यूस टू हाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास डेप्थ के बाद स्किन के अंदर इसका जो इंटेंसिटी थी वो हाफ हो चुकी है। दिस डेप्थ इज कॉल्ड हाफ वैल्यू थिकनेस, और ये डेप्थ जिस पे वो हाफ हो जाएगी उसको हम हाफ वैल्यू थिकनेस कहते हैं, ठीक है। हाफ वैल्यू डिस्टेंस में बी अ सिग्निफिकेंस व्हेन यूजिंग अल्ट्रासाउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि देखें जब हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किसी को ट्रीट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाफ वैल्यू थिकनेस कितनी है इसकी। तो ये डीपली प्लेस स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैज़ बीन रिपोर्टेड टू पेनिट्रेट एज डीप एज 4 to 6 सेंटीमीटर, तो तकरीबन 4 to 6 सेंटीमीटर इसका होता है पेनिट्रेशन। फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन मस्ट बी कंसिडर्ड एट ऑल टाइम्स। तो ये फैक्टर्स का ख्याल रखना है कि उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, डिस्पर्जन भी हो सकती है, ठीक है। टिश्यूज़ विद हाई फ्लूइड कंटेंट सच एज ब्लड एंड मसल विल एब्जॉर्ब साउंड वेव बेटर दैन लेस हाइड्रेटेड, तो इसलिए कहते हैं कि जो कि हाई फ्लूइड वाले एरियाज हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड है या फिर मसल है तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे एज़ कम्पेयर टू लेस हाइड्रेटेड टिश्यूज़, ठीक है। तो ये है 1 मेगाहर्ट्ज़ वाली और 3.3 वाली, तो ये याद रखें कि जिसकी पेनिट्रेशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ वाली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 वाले की ज़्यादा है और एब्जॉर्प्शन कितनी, 1 मेगाहर्ट्ज़ वाली की। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अब हर एक चीज़ में बताया गया है 1 मेगाहर्ट्ज़ वाले में कि ब्लड में कितनी है, फैट में कितनी है, ठीक है। तो मसल वगैरह, ये मसल में, ब्लड वेसल्स में, स्किन, कार्टिलेज, टेंडन, बोन में, ये सब का है। अब कपलिंग मीडिया क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर, कहते हैं कि एयर से तो ट्रांसमिट नहीं करता, तो हमें एक कपलेंट चाहिए हमें एक कपलेंट चाहिए होता है जो कि इसको ट्रांसफ़र कर सके स्किन तक, ठीक है। तो कहते हैं नॉर्मली ऐसा कोई आइडियल कपलेंट मौजूद नहीं है जो कि 100% ट्रांसमिट कर सके, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। जैसे अल्ट्रासोनिक जेल है वो 72.6% तक ट्रांसमिट कर सकता है। इसी तरह ग्लिसरोल है और डिस्टिल वाटर है, पेट्रोलियम जेली है, एयर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस हिसाब से एयर में से ज़ीरो होती है। पल्स्ड अल्ट्रासाउंड है, पल्स्ड अल्ट्रासाउंड क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो हमें अलाउ करते हैं कि उसमें 2 मोड हों, एक कंटिन्यूस और एक पल्स्ड मोड। पल्स्ड मोड में 2 मिलीसेकंड का जो है तो वो दिया जाता है पल्स, और फिर 8 मिलीसेकंड की साइलेंस होती है यानी रेस्ट होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फिजियोलॉजिक इफेक्ट उसके हैं, एक केमिकल, एक बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और थर्मल। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की वाइब्रेशन हमारी बॉडी पे केमिकल रिएक्शंस को ज़्यादा करती हैं, ठीक है। और सर जब केमिकल रिएक्शन जल्दी होंगे तो क्या होगा कि सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी,
इन सर्कुलेशन किस चीज़ की, जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि हीलिंग के लिए चाहिए वो ज़्यादा सर्कुलेट होंगे उस एरिया में, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी हीलिंग होगी, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, परमिबिलिटी जो मेम्ब्रेन की है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए क्या होती है, परमिएबल हो जाता है। परमिएबल हो जाता है तो जो फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स आने थे वो जल्दी जल्दी आसानी से आएंगे, ठीक है। दिस क्वालिटी ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ फोनोफोरेसिस, और यही जो इसकी क्वालिटी है परमिबिलिटी ज़्यादा करने के लिए, इसको हम फोनोफोरेसिस में यूज़ करते हैं, जिसमें दवाई लगाई जाती है और दवाई को जो है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए स्किन के अंदर भेजा जाता है। तो अगर इसकी ये क्वालिटी ना होती, अगर परमिबिलिटी को इंक्रीज़ ना करता तो फिर वो दवाई भी एब्जॉर्ब ना होती, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में दूसरा एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग है, उसमें ये क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक बीम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है ना, तो वो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब वो लगती है तो स्ट्रीमिंग शो होती है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, स्ट्रीमिंग हैज़ बीन शोन टू प्रोड्यूस, स्ट्रीमिंग कंटिन्यूसली जो मतलब वो शुआएँ लग रही होती हैं ना, वो शुआएँ जब जिस प्रोसेस पे लग रही होती हैं उधर प्रोटीन सिंथेसिस का रेट जो है वो चेंज हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस जल्दी होने लग जाती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जितनी जल्दी होने लग जाती है तो क्या होता है, रिपेयर जल्दी होता है, स्टिमुलेशन ऑफ रिपेयर है, ठीक है। तो एक जगह पे जो जहाँ पे एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग हो रही है, मतलब यूनिडायरेक्शनली सारी वेव जा रही हैं, उस जगह पे हीलिंग भी जल्दी होगी। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि हीलिंग को ज़्यादा कर रहा है। इसके बाद मैकेनिकल है, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल क्या चेंजेस आएंगी, तो कैविटेशन जो है, कैविटेशन में बबल गैस बनता है। जब भी हम वो बनाते हैं, अल्ट्रासाउंड का हेड हमारी बॉडी से टच होता है तो हमारी स्किन के नीचे एक जो है बबल बनता है। इसमें दो किस्म की कैविटेशन है, एक स्टेबल कैविटेशन है ना, स्टेबल डेंजरस नहीं है क्योंकि बबल है वो इंटैक्ट रहेगा और हम जब तक ट्रीटमेंट करेंगे वो ऑसिलेट होता रहेगा उस अल्ट्रासोनिक फील्ड के अंदर। एक ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट डेंजरस है, उसमें हम क्या करते हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड हेड को अगर हम स्किन से हटा रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए बबल बन रहा है और फिर कोलैप्स कर रहा है, फिर बन रहा है, फिर कोलैप्स कर रहा है। तो ये इससे क्या होता है ना, टेम्परेचर उस जगह का बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये डेंजरस है ट्रांजिएंट कैविटेशन। मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज में माइक्रो मसाज इफेक्ट आ जाता है कि सेलुलर लेवल पे क्या करता है, सेल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं और फिर पुल होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर पुल होते हैं, ये माइक्रो मसाज की तरह, ठीक है। और ये इफेक्ट क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स हैं, देखिए जैसे कि एक फ्लूइड है, कोई सेल जब बार बार कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उसके अंदर का फ्लूइड होता है ना, तो वो भी इसी तरह चेंज होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि एडिमा कम हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होते हैं, ठीक है। तो इससे रिसेंट कोई एडिमा हुआ हो या क्रॉनिक एडिमा हो किसी बंदे का, तो वो माइक्रो मसाज इफेक्ट अल्ट्रासाउंड का, जिससे उसका एडिमा भी कम हो सकता है, ठीक है। इट हैज़ बीन शोन दैट अ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस इन द टिश्यूज कैन प्रोड्यूस इनहिबिशन ऑफ ब्लड फ्लो। कहते हैं कि अब इसका एक दूसरा इफेक्ट क्या है, एक तो कैविटेशन थी, मैकेनिकल इफेक्ट में एक माइक्रो मसाज है, तीसरा है कि ये स्टैंडिंग वेव बनाती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, जिससे जो है ब्लड फ्लो कम हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, स्टैंडिंग वेव को नहीं बनने देना, तो हमने क्या करना है, पल्स्ड अल्ट्रासाउंड अप्लाई करना है, ठीक है ना, ताकि वो स्टैंडिंग वेव कंटिन्यूस वाले से ज़्यादा बनती है, ठीक है। अब मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज में चौथा क्या है, टेंडन एक्सटेंसिबिलिटी। टेंडन एक्सटेंसिबिलिटी कैसे ज़्यादा होती है, स्क्लेरोटिक एक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड है वो क्या करता है कि टेंडन्स की एक्सटेंसिबिलिटी को ज़्यादा करता है बाय स्क्लेरोटिक एक्शन। स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्क्लेरा क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू की सॉफ्टनिंग से क्या होती है कि टेंडन की एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम क्या करें कि कोई शॉर्ट हो, टेंडन शॉर्ट हो किसी भी वजह से, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेन की वजह से या डिजीज़ की वजह से, तो हमने क्या करना है, या स्पाज़म हुआ हो तो हमने उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए रिलीज़ करना है, क्योंकि इससे एक्सटेंसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब थर्मल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ना, कि हमने पढ़ा कि एब्जॉर्ब भी होती है, तो जब ये एब्जॉर्ब होती है तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ टाइम, वो ट्रांसड्यूसर जो है, जो ट्रांसड्यूसर हम मूव कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, वो कितना नंबर ऑफ टाइम है, कितना नंबर ऑफ टाइम और कितने पार्ट को वो कवर कर रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, और जब हम देखें कि ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन से भी एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस पॉइंट जहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थर्मल इफेक्ट्स एज रिफ्लेक्शन ऑन द बोन अकर्स देयर इज डबल द इंटेंसिटी, कहते हैं इसी तरह अगर हम किसी बोन के ऊपर इसको मूव करें तो बोन जो है तो वो हार्ड सरफेस है, उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। तो जैसे कि पेरियोस्टियल रीजन में, उससे क्या होगा ना, उस जगह पे लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग हो जाएगी और उससे पेरियोस्टियल पेन हो सकता है, बोन का पेन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं बोनी, जो सबक्यूटेनियस जो हमारी स्किन की नीचे बोनी मूवमेंट्स होती हैं उसके हम नहीं करवाते, ठीक है।
फिर क्या है पल्स्ड अल्ट्रासाउंड। तो इसी तरह हम थर्मल उसको हीटिंग ओवर हीटिंग को कम करने के हम पल्स्ड अल्ट्रासाउंड लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पल्स्ड अल्ट्रासाउंड हैज़ लिटिल थर्मल इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें 2 मिलीसेकंड में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 8 मिलीसेकंड के साथ जो है तो वो सर्कुलेशन के साथ इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फर्स्ट जो है हम करेंगे एक्यूट में, वेयर थर्मल इफेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्रॉनिक में हमें हॉट थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम फिर कंटिन्यूअस वाला लगाते हैं, लेकिन जब जहाँ पे एक्यूट कंडीशन है वहाँ पे हम नॉन पल्स्ड पल्स्ड लगाएंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस एंड वाई। प्रिकॉशंस क्या हैं? ओपन वाउंड्स हैं, ठीक है। ओपन वाउंड्स में हमने क्या करना है? स्टेराइल स्टेलाइन मस्ट फिल द वाउंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एकॉस्टिकल एनर्जी, ठीक है। ओपन वाउंड्स में क्या होता है? स्टेराइल स्टेलाइन से पहले हम उस वाउंड को साफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगा सकते हैं, लेकिन ख़याल रखना है कि पहले उसको हमें साफ़ रखना है, ठीक है। एम्पेयर्ड कॉग्निशन, अगर कोई बंदा है उसको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है ना कि सबसे पहले हमने ना उसका कॉग्निशन चेक करना है कि वो ठीक है, उसको बातों की समझ भी आती है कि नहीं। पता चले वो कम्युनिकेट ना कर पाए और उसको हीटिंग इफेक्ट आ जाए, वो बता ना पाए हमें, ठीक है, या अनकंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको बेटर कम्युनिकेशन आनी चाहिए। फिर है प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में कोई डाटा नहीं है कि कोई एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन कहते हैं कि कोई एडवर्स इफेक्ट तब तक नहीं होगा तब तक हमने क्या करना है? एब्डोमिनल, एंकल और लो मेगाहर्ट, जो लो बैक है ना, लेटर स्टेजेस पे हमने ये इन तीनों जगहों पे नहीं करवाना, ठीक है। प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में हमने इन तीनों जगहों को अवॉइड करना है। फिर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ क्या होती है? जब पेरिफेरल की वेसल जो है वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाए और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना जा रहा हो या फिर अनस्टेबल हो, कभी कंट्रैक्ट करें और कभी रिलैक्स करें, अनस्टेबल होती हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ में ना। अब क्या है? हाउएवर ट्रीटमेंट एरिया इज इन्वॉल्व, इसी तरह अगर ट्रीटमेंट एरिया इन्वॉल्व हो, पेशेंट टिश्यू मे नॉट बी एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस। तो जहाँ पे पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ होती है ना, तो उस जगह पे पेशेंट का जो टिश्यू है वो होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, और क्या हो रहा होता है कि वो रिस्पॉन्ड करता है इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर की तरफ। तो हमने पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ में, चाहे वो हाथों की पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ हो या पाँव की पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ हो, तो हमने उसको नहीं देना, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है उसके लिए कि उसको जो है तो अवॉइड करना है। उसमें बहुत प्रिकॉशंस होती हैं, उसका ख्याल रखना होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो है होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पाएगी, टिश्यू टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उसका, इसकी वजह से। प्रिकॉशंस एडवांस स्टेज में बहुत होती हैं कि एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज़ अलर्ट देयर सेंसेशन इज़ इंटैक्ट अल्ट्रासाउंड शुड नॉट कॉज। लेकिन अगर वो ठीक हो, अलर्ट हो, फिर दे सकते हैं, कोई सेंसेशन उसकी लॉस ना हुई हो, वो बता सके कि मुझे फील हो रहा है नहीं हो रहा। फिर दूसरा है ओवर जॉइंट और मेटल इम्प्लांट्स। जॉइंट्स के ऊपर या मेटल इम्प्लांट्स के ऊपर क्या करना है? अल्ट्रासाउंड में कॉज हेटेरोजीनियस हीटिंग विद इन द जॉइंट। द सीमेंटिंग मीडिया वॉज यूज, कहते हैं कि अगर सीमेंट के ज़रिए कोई जॉइंट की वो हुई हुई है उसकी, या मैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना है? अवॉइड करना है, उससे क्या होगी? हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। टू अवॉइड दिस, तो इसको अवॉइड करने के लिए यूज़ 3 मेगाहर्ट्ज़ अल्ट्रासाउंड विच डज नॉट हैव सफिशिएंट डेप्थ टू रीच द इंटरनल एस्पेक्ट्स। कहते हैं किसी तरह 3 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा डीप नहीं जा सकता ना, तो फिर ऐसी जगहों के लिए हमने क्या करना है? 3 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करें। इसी तरह मेटल इम्प्लांट हुआ हो किसी फ्रैक्चर वगैरह का, तो उस मेटल में भी टेम्परेचर फास्टर एलिवेट होता है ना, जल्दी एलिवेट होता है बोन से भी ज़्यादा, लेकिन उतनी जल्दी डेसिपेट भी होता है। इसलिए हमने क्या करना है कि वो सेफ़ है, मेटल इम्प्लांट्स पे सेफ़ है, लेकिन जो सीमेंटिंग मीडिया है उस पर हमने ख्याल रखना है, ठीक है। प्रिकॉशंस में एक और है पेन विद प्रेशर। अगर किसी बंदे को ट्रांसड्यूसर अप्लाई करने से, प्रेशर अप्लाई करने से पेन हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है? अंडर वाटर टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वाटर के अंदर वो प्रेशर थोड़ा कम फील होगा उसको, ठीक है। लैक ऑफ सेंसेशन अगर है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि थर्मल या नॉन थर्मल मूड होता है, तो थर्मल मूड में जो है अगर वो पेन रिपोर्ट नहीं कर सकता तो उसका एडवर्स रिस्पॉन्स आ सकता है, इसलिए फिर हम उसको नॉन थर्मल मूड देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल जो हैं वो हैं जी, प्रेगनेंसी में जब हम यूट्रस के ऊपर जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। मेटास्टेसिस कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। लैक ऑफ सेंसेशन,
सेंसेशन नहीं है। अगर पेशेंट रिपोर्ट नहीं कर सकता पेन को ना, तो वो बर्न हो सकता है, उसको हमने थर्मल वो नहीं देना। और क्या है, थ्रोम्बस है अगर, तो हमने एप्लीकेशन उसको डायरेक्टली थ्रोम्बस के ऊपर नहीं लगाना, वरना वो डिसलॉज होकर हार्ट लंग ब्रेन किधर भी जा सकते हैं। अगर उसके पीस मेकर लगा हुआ है हार्ट के करीब, तो हमने क्या करना, उसके आस पास अल्ट्रासाउंड नहीं लगाना, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, और क्या होगा कि उसको जो है हार्ट की जो उसका रिदम है वो ख़राब हो सकता है। सोरियासिस, अगर किसी को स्किन के ऊपर सोरियासिस होते तो उसकी स्किन इरेगुलर हुई होती है, उसके दरमियान में क्या होता है, एयर स्पेस बनी हुई होती है, इसलिए हम उस पर फिर क्या करते हैं, नहीं लगाते, क्योंकि वो प्रॉपरली एयर होती है ना, उन दानों के दरमियान एयर होती है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होती ना, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड को अलाउ ही नहीं करने देता, एयर से अल्ट्रासाउंड पास नहीं हो सकता। इसी तरह क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टिंग के लिए, पेन कंट्रोल, सर्जिकल के लिए, टेंडन इंजरीज के लिए, कैल्शियम डिपॉजिट्स, बोन फ्रैक्चर्स, कार्पल टनल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को हम लोग क्लिनिक में कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, तो सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग कैन बी द रिजल्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इनएक्टिविटी और स्कारिंग एंड कैन कॉज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन, पेन एंड फंक्शनल लिमिटेशंस। सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग अगर ज़्यादा टाइम के लिए इमोबिलाइज रहे, इनएक्टिव रहे, स्कारिंग हो जाए, तो क्या हो सकता है कि रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और पेन की वजह से भी कम हो सकती है, रेंज ऑफ मोशन एंड फंक्शनल लिमिटेशंस की वजह से, बिकॉज इट साउंड कैन पेनिट्रेट टू द डेप्थ ऑफ मोस्ट जॉइंट कैप्सूल टेंडन एंड लिगामेंट्स। कहते हैं कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो है वो डेप्थ तक जा सकता है ना, और बहुत सारे कैप्सूल टेंडन लिगामेंट्स तक पहुंच सकता है, और जो टिश्यूज़ हैं ये टेंडन्स वगैरह, इनमें हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है अल्ट्रासाउंड को। तो कहते हैं कि एज ये एक इफेक्टिव फिजिकल एजेंट हो सकता है इनको हीटअप करने के लिए। इन कैप्सूल्स टेंडन्स वगैरह को जब वो हीटअप होंगे, तो स्ट्रेचिंग से पहले हीटअप करेंगे हम इसको, तो बेटर स्ट्रेचिंग होगी और हम इसको शॉर्टनिंग के लिए यूज़ करेंगे। द डीप हीटिंग प्रोड्यूस बाय 1 मेगाहर्ट्ज continuous ultrasound at 1 to 2.5 watt has been shown more effective at increasing। कहते हैं और ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग के लिए हम 1 मेगाहर्ट्ज वाला यूज़ करते हैं फ्रॉम 1 to 2.5 मेगावाट इंटेंसिटी के साथ, और उससे क्या होता है कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू जो IR के साथ होता है। IR सुपरफिशियल हीटिंग करता है, अल्ट्रासाउंड डीप हीटिंग करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है पेन कंट्रोल। Ultrasound may control pain by altering its transmission or perception or by modifying the underlying condition causing the pain। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पेन कंट्रोल हो सकता है, कैसे कि ये जो है तो उस अंडरलाइंग कंडीशन को जो है तो या तो मॉडिफाई कर देता है, ठीक है ना, या फिर पेन को ट्रांसमिट या पेन की परसेप्शन को कम कर देता है, पेन फिर ज़्यादा फील नहीं होता। दिस इफेक्ट्स अ रिजल्ट ऑफ, कहते हैं कि ये इफेक्ट कैसे आता है पेन कम होने का या फिर पेन की ट्रांसमिशन को रोकने का, ये कैसे आता है कि ये स्टिमुलेट करता है क्यूटेनियस थर्मल रिसेप्टर्स को। थर्मल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हीटिंग को ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेन रिसेप्टर्स को मॉडिफाई करके, और क्या कर देता है, थर्मल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, और सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन नर्व कंडक्शन, और जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो कंडक्शन जो होती है नर्व की, वो हमने पढ़ा था कि हीट की वजह से नर्व की कंडक्शन चेंज हो सकती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा अल्ट्रासाउंड की वजह से, तो जो नर्व पास हो रही है जो कि पेन के सिग्नल्स दे के जा रही है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, और नॉन थर्मल इफेक्ट्स की वजह से भी ये पेन को कम कर दे सकता है। उसकी वो कैसे करेगा, मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेमेशन की, कि अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुई है उसको मॉड्यूलेट कर देगा, तो वो नॉन थर्मल इफेक्ट है जिससे पेन कंट्रोल हो जाएगा। एक तो थर्मल इफेक्ट से, यानी कि क्यूटेनियस जितने भी थर्मल रिसेप्टर उनको एक्टिवेट कर दिया, थर्मल इफेक्ट आई, थर्मल की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर जब ज़्यादा हुआ तो नर्व कंडक्शन जो जा रही थी वहाँ से वो कम हो गया, पेन कम फील होने लगा। दूसरा नॉन थर्मल इफेक्ट क्या है कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ठीक है, सर्जिकल स्किन इंसिशंस में यूज़ करते हैं। द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑन द हीलिंग ऑफ सर्जिकल स्किन इंसिशंस हैज़ बीन स्टडीड इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स। कहते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं, और एनिमल्स में भी और ह्यूमन में भी, ये सर्जिकल जो इंसिशंस होती है उस पर इफेक्ट होता है इसका। तो ये क्या करता है कि उसमें ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस क्या है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, न्यू आर्टरीज बनती हैं। ठीक है ना, और ये ज़रूरी होती हैं। देखिए जब इंसिशन कट हो जाता है तो उसमें काफ़ी छोटी छोटी आर्टरीज और कैपिलरीज भी कट हो जाती हैं, तो उसको दोबारा से बनने के लिए क्या चाहिए होता है, दोबारा से आर्टरीज में बनना होता है, और तो वो सारा कुछ ये अल्ट्रासाउंड के जरिए हो जाता है, दोबारा से आर्टरीज बनने लग जाती हैं, वाउंड हीलिंग जल्दी होती है। ठीक है, नीचे वही लिखा गया कि एंजियोजेनेसिस है क्या, जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो इंजरी
जहाँ पे भी वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी ताकि वो सर्कुलेशन को दोबारा से रीस्टेब्लिश कर सके और इस्कीमिक नेक्रोसिस को कम कर दे। इस्कीमिक क्या है? ब्लड सप्लाई का कम होना, और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है और उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो जब ये इंजरी की वाली जगह पे न्यू ब्लड वेसल जल्दी बनेंगी तो नेक्रोसिस कम होगी, ठीक है, और रिपेयर जल्दी होगा। टेंडन इंजरीज में यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू असिस्ट इन द हीलिंग ऑफ टेंडन्स आफ्टर सर्जिकल इंसिशन। जब सर्जिकल इंसिशन के बाद जो है तो क्या करना है रिपेयर वगैरह के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है फॉर द टेंडन हीलिंग। सम स्टडीज़ विद बोथ एनिमल एंड ह्यूमन कहते हैं कि कुछ स्टडीज़ ने इसको सपोर्ट किया है कि हाँ ये हेल्प करता है, तो कुछ ने फेल कर दिया, सपोर्ट नहीं करती इन फाइंडिंग्स को, ठीक है। तो कहते हैं कि ये रिकमेंड किया गया कि फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो पल्स्ड मोड में लो इंटेंसिटी में एक्यूट फेज में लगाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूट फेज में इन्फ्लेमेशन जब हुई होती है तो हमने पल्स्ड मोड लगाना है, ठीक है, ताकि वो कंडीशन और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो जाए और रिकवरी हो सके, ठीक है। तो टेंडन इंजरीज के एक्यूट फेज में क्या लगाना है? पल्स्ड मोड। उसके बाद है रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट, यानी कि कैल्शियम की जो डिपॉजिट्स है उसको रिजॉर्व करना, ख़त्म करना, ठीक है। द मैकेनिज्म अंडरलाइंग कैल्शियम डिपॉजिट इज़ नॉट नॉन, कहते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म तो हमें नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड कैसे इनको हटाता है, बट पेन को डिक्रीज़ कर देता है और फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। और मे बी ये ऐसे इसके पीछे जो राज है वो यही हो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है मेनली। तो जब ये इन्फ्लेमेशन को मेनली कम करता है तो शायद उसी वजह से ना, इसी प्रोसेस मैकेनिज्म की वजह से ये इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और कैल्शियम रिजॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। बोन के फ्रैक्चर्स में प्योर रिपोर्ट्स हैव रिकमेंडेड अल्ट्रासाउंड नॉट टू बी अप्लाइड ओवर अनहील्ड फ्रैक्चर्स, कहते हैं कि जो हील ना हुए हों तो पहले कहा जाता था कि उस पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, बट इसके ऊपर कोई खास स्टडीज़ नहीं है। रीसेंट स्टडीज़ हमें कहती हैं कि लो डोज अल्ट्रासाउंड जो है वो फ्रैक्चर हीलिंग टाइम को कम कर देता है और फ्रैक्चर जो है जल्दी से हील हो जाता है। तो अभी जो है आजकल रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक लो डोज जो है तो अल्ट्रासाउंड बोन फ्रैक्चर्स में दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि फ्रैक्चर हीलिंग हो सके। कार्पल टनल सिंड्रोम में कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड हैज जनरली नॉट बीन रिकमेंडेड, कहते हैं कार्पल टनल के लिए भी कंटिन्यूअस नहीं लगाना, क्योंकि इसमें जो है तो कंटिन्यूअस में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और वही जो हमने पढ़ा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो नर्व कंडक्शन के ऊपर वो क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि पल्स्ड अल्ट्रासाउंड जो है तो वो ज़्यादा बेटर है कार्पल टनल के लिए। इसी तरह टेस्टिंग करते हैं, अगर हम किसी को अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं तो कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्टिंग शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट प्योर टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से पहले हमें टेस्टिंग करनी है। और सिंपलेस्ट वे क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो मशीन से ऐसे काम करिए कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वाटर बाथ के अंदर उसको डिप करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जब वो मतलब लगेंगी तो रिपल्स बनेंगी वाटर के अंदर, सर्कल्स टाइप, उससे पता चलेगा कि ठीक है। फिर टेक्निक है एप्लीकेशन की, एक डायरेक्ट कांटेक्ट है। डायरेक्ट कांटेक्ट में हम क्या करते हैं कि ऐसी सरफेस जो कि बिल्कुल फ्लैट हो, रेगुलर हो, ठीक है ना, उस फिर कपलिंग मीडिया हम लगाते हैं स्किन के ऊपर भी और अल्ट्रासाउंड हेड के ऊपर भी। कपलिंग मीडिया क्या होता है? ये जो जेल लगाते हैं, ठीक है, ताकि कोई एयर बागी ना रहे। फिर ट्रीटमेंट हेड को हम स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स में घुमाते रहते हैं, ठीक है ना, और घुमाते इसलिए ताकि एक ही पॉइंट पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड ना हो बल्कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा हो, ठीक है। ये है जी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक होता है वाटर बाथ। वाटर बाथ में हम डिस्टिल वाटर से फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो टैप वाटर होता है तो उसमें गैस बबल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्किन से दूर रख के हमने उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी देनी है और स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स में पानी के अंदर घुमाना है 1 सेंटीमीटर दूर। डोसेज कितनी होनी चाहिए? ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि मतलब कितनी डोसेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस पे बेस करता है फिजियोथेरेपिस्ट की ना, कि वो उसको कैसा लगता है कि कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक्यूट जो कंडीशंस होती हैं ना, तो एक्यूट कंडीशंस में हमने एक थोड़ा ख्याल रखना होता है ताकि उसके सिम्टम्स ज़्यादा ना हो जाए, एक्सेसरबेशन ना हो जाए सिम्टम्स की। तो हमने क्या करना है, इनिशियल स्टेजेस में जो होती है एक्यूट स्टेजेस में लो डोज यानी 0.25 और 0.5 जो है वो हमने 2 to 3 टाइम्स देना है। फिर प्रोग्रेशन जो है तो वो ज़रूरी नहीं है अगर कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, ठीक है ना। और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एग्रेवेशन हो रही है सिम्टम्स की तो वो बैड साइन हो सकता है कि रिपेयर की वजह से वो सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं ना जिसमें हम कहते हैं कि हाँ ये अब ठीक हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फिर है क्रॉनिक कंडीशंस। क्रॉनिक कंडीशंस में ना पल्स्ड या कंटिन्यूअस दोनों के साथ हम कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस के साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, उतनी होनी चाहिए जिस पे उसको माइल्डली
परसेप्टेबल वार्मथ यानी थोड़ी गर्माइश, माइल्ड गर्माइश उसकी स्किन को महसूस हो, इतनी होनी चाहिए उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। और 2 वाट पर सेंटीमीटर को 8 मिनट्स के लिए लगाते हैं, ठीक है। और एक्यूट कंडीशन में हम कितनी लगाते थे, 0.25 या 0.5, ठीक है। और इसमें पूरा 2 है और 8 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो है तो बताया हुआ है, इसमें टेनिस एल्बो को ट्रीट कर रहे हैं, अर्थराइटिस को, जंपर्स नी वो होता है ना कि जो पेटेलर का टेंडन होता है ना, उसमें ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो जाती है, ठीक है, उसको हम जंपर नी कहते हैं। और ये है जी टेंडनाइटिस, एचिलिस टेंडनाइटिस है, ये वाटर बाथ में इस तरह जो है दूर रख के हमने करना होता है। फ्रिक्शन सिंड्रोम टिबियालिस एंटीरियर का, अच्छा फोनोफोरेसिस है फिर, ठीक है। अच्छा फोनोफोरेसिस जो है ना, तो वो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेडिकेशन को स्किन के अंदर जो है एब्जॉर्ब डिफ्यूज़ करवा सकें। इट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ स्किन टू अलाउ द मेडिकेशन टू पास। कहते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए क्यों करें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है ना, तो वो क्या कर देता है, डायमीटर की स्किन की डायमीटर को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे, पोर्स, हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स जो है तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वहाँ से आसानी से वो मेडिकेशन अंदर चली जाती है। परमिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है अल्ट्रासाउंड बेसिकली। बायोफिजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि मेडिसिन इज़ इंट्रोड्यूस वाला लार्ज एरिया। कहते हैं कि इंजेक्शन के मुकाबले में ये ज़्यादा लार्ज एरिया में हम मेडिसिन इसके ज़रिए डाल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। और ये नॉन इन्वेसिव तरीका है, यानी बाहर वायर से होता है। जैसे इंजेक्शन को अंदर डाले जाते हैं ना, तो स्किन पे कट लग जाता है, तो इसमें कोई कट वगैरह या किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर वायर से ही हो जाता है काम। नॉन इन्वेसिव तरीका है ये, ठीक है। मेडिकेशन और इसमें लीवर को मेडिकेशन फ़िल्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो मेडिसिन की जो एलिमिनेशन होती थी, लीवर में ब्रेक डाउन होती थी, तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन में मेडिकेशन मस्ट डिफ्यूज़। कहते हैं कि थोड़ा मसला क्या होता है ट्रांसडर्मल में कि उसको सारी चीज़ों को के अगेंस्ट डिफ्यूज़ होता है, तो सारी चीज़ों से पास होना होता है उसको। एक तो एंजाइम्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर जो बैरियर बने होते हैं, दूसरा स्ट्रेटम कॉर्नियम थोड़ा सख्त होता है, तो वो बैरियर है, एब्जॉर्प्शन उसमें इतनी आसानी से नहीं होती, वो रेट लिमिटिंग बैरियर है, एब्जॉर्प्शन के रेट को कम करता है। मेडिसिन मस्ट बी एबल टू डिफ्रॉ, तो हमारी मेडिसिन को मतलब इतना होना चाहिए इफेक्टिव कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, ठीक है ना। फिर मेडिसिन जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए थोड़े टाइम में मतलब वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और थोड़ा टाइम बाद वो फिर डीपर एंड डीपर डिफ्यूज़ होती जाती है। स्किन इन्फ्लुएंसेस, कहते हैं कि मेडिसिन जो है तो वो तभी आसानी से स्किन के ज़रिए चली जाएगी जब क्या हो, वेल हाइड्रेटेड स्किन हो, बस हाईली वस्कुलराइज्ड हो, थिन स्किन में ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन, यंगर स्किन में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर। अल्ट्रासाउंड इफेक्ट्स ऑन डिफ्यूजन, कहते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है डिफ्यूजन को, कैसे ज़्यादा करता है, थर्मली और नॉन थर्मली। थर्मली काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा कर देता है तो जल्दी डिफ्यूजन होती है, सर्कुलेशन को ज़्यादा कर देता है तो ब्लड जितनी जल्दी सर्कुलेट होगा उतनी मेडिसिन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती जाएगी। और कैपिलरी परमिबिलिटी को भी ज़्यादा कर देता है, कैपिलरी की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है तो आसानी से दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। नॉन थर्मल इफेक्ट्स में क्या है कि सेल की रेस्टिंग पोटेंशियल को चेंज करता रहता है और सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल की परमिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस हिसाब से डिफ्यूजन इंक्रीज होती है। फोनोफोरेसिस मेडिकेशंस क्या मतलब, आइदर प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन कोई भी यूज़ की जा सकती हैं। लो मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल मेडिकेशंस रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। कंट्रोल मेडिकेशंस अगर कोई है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ज़रूरी है। मेडिसिन इज़ ऑफन मिक्स्ड इन इनर्ट बेस, कहते हैं कि ऑफन इसको एक बेस में मिक्स किया जाता है ना, कि ऐसी बेस होनी चाहिए जिससे अल्ट्रासोनिक एनर्जी पास हो सके, ठीक है ना। क्योंकि खाली नहीं लगाया जाता दवाई को कि डायरेक्ट दवाई के अंदर एक बेस मिक्स की जा सकती है और वो बेस ऐसी होनी चाहिए कि वो पास कर सके साउंड को। कॉमन मेडिकेशन जो यूज़ होती हैं, ठीक है, तो जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है, डेक्सामेथासोन हाइड्रोमेथासोन वगैरह ये, और सल्साइलेट वगैरह ये एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स के लिए लिडोकेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लिडोकेन जो है तो लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, लोकल ही एनेस्थीसिया के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन टिप्स क्या हैं, मॉइस्ट हीट पैक लगाएं, एप्लीकेशन से पहले मॉइस्ट हीट पैक लगाएंगे तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और ट्रीटमेंट के बाद क्या करना है कि लीव द मेडिकेशन, थोड़ा टाइम के लिए मेडिकेशन को स्किन पे रहने दें। कवर विद ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, बहुत सारी ड्रेसिंग यानी कि पट्टी के साथ उसको बंद कर लें, कवर कर लें, और फिर मॉइस्ट हीट पैक दोबारा से लगाएं पट्टी के ऊपर ताकि फर्दर भी वो जो दवाई हमने छोड़ दी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। काउंटर इंडिकेशंस क्या है, द सेम काउंटर इंडिकेशन अप्लाई व्हेन गिविंग कॉन्फरेंसेस अप्लाई व्हेन गिविंग अल्ट्रासाउंड, वही सारी काउंटर इंडिकेशंस इसकी भी हैं जो अल्ट्रासाउंड की थी, ठीक है। अगर लोकल स्किन एनेस्थेटाइजिंग ड्रग्स जो है हम दे रहे हैं, लोकल जो एनेस्थीसिया ड्रग है वो दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमेशा अपने जहन में रखना है
कि ना स्किन की सेंसेशन इसमें क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। हाई इंटेंसिटीज़ पे हमने क्या करना है, इसको यूज़ नहीं करना फिर, क्योंकि हम लिडोकेन जब देंगे उसकी स्किन नम हो जाएगी, सुन हो जाएगी, उसको फिर फील नहीं होगा कि इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है। तो हमें फिर क्या करना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। सम कंडीशंस ट्रीटेड विद कॉर्पोनोफोरेसिस, एसिडिस, टेंडिनाइटिस, पेन, टेंडिनाइटिस, fasciitis, डिसलोकेशन, तकरीबन सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है।